ओपन विद कोड। लास्ट क्लास में कहाँ तक किया था हमने? प्रॉप्स हो गया था ना? ठीक है, हाँ, प्रॉप्स वाला पार्ट हमारा कंप्लीट हो गया था, जिसमें हमने ऑब्जेक्ट के थ्रू भी वो देख लिया था कैसे हमें प्रॉप्स को चेंज करना है। फिर अब हम नेक्स्ट पार्ट करते हैं आज। पहले तो ये सारी फाइल्स में डिलीट कर रहा हूँ। ठीक है, और ऐप डॉट जी एस को भी मैं एम्प्टी करूँगा। सबसे पहले अपने प्रोग्राम को रन कर देता हूँ। यहाँ पे आर ए एफ सी को ले लूंगा और यहाँ पे एन पी एम स्टार्ट कर दूंगा मैं। एन पी एम स्टार्ट। ठीक है। आज का जो टॉपिक है हमारा वो रिएक्ट इवेंट्स का है। वो देखो पहले, यहाँ पे थे हम क्लास 5 पे। मैंने आपको प्रॉप्स का पूरा पार्ट बता दिया था। नेक्स्ट हमारा रिएक्ट इवेंट्स है। इवेंट्स क्या होते हैं? वही क्लिक, चेंज, माउस ओवर, एक्सेट्रा। ठीक है, यही सारे इवेंट्स होते हैं। इसमें भी वही सारे सेम इवेंट्स हैं जो भी हमने जावास्क्रिप्ट के अंदर सीखे थे। बस क्या है, यहाँ पे कैमल केस का यूज होगा। जैसे जावास्क्रिप्ट के केस में हम क्या करते थे, ऑन क्लिक को ऐसे कुछ लिखते थे। ठीक है, ऑन क्लिक ऐसे लिखते थे। बस यहाँ पे कैसे होगा, कैमल केस चल जाएगा। बाकी सारी फंक्शनैलिटी वगैरह सब कुछ वही रहने वाली है। तो इसको एक बार यूज करके देखते हैं। हमारी रिएक्ट की जो एप्लीकेशन है यहाँ पे रन कर चुकी है और आउटपुट में क्या आएगा, फिलहाल अभी ब्लैंक आएगा। ठीक है, क्योंकि अभी हमने कुछ बनाया नहीं है। वापस आते हैं यहाँ पर और एक कंपोनेंट रेडी करते हैं जिसका नाम है फुटबॉल। कंपोनेंट पे आएंगे और फुटबॉल मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे फुटबॉल डॉट जे एस। फिर यहाँ पे आर ए एफ सी को मैं ले रहा हूँ, इससे मेरा रिएक्ट एरो फंक्शनल कंपोनेंट आ जाएगा। और यहाँ पे मैं अपना पार्ट बनाऊंगा, जैसे कि एक बटन। ठीक है, बटन बनाया मैंने, ऑन क्लिक इवेंट को लिया और ऑन क्लिक इवेंट में मैंने शूट नाम का एक फंक्शन बनाऊंगा। तो यहाँ पे मैंने लिख दिया टेक द शॉट। देखो मैंने फर्स्ट इवेंट को ऐड किया जिसका नाम है ऑन क्लिक। अब इस ऑन क्लिक पर मैं कुछ ना कुछ फंक्शनैलिटी, नहीं फंक्शन तो आप कुछ भी कर सकते हो, फंक्शन फिर बनाना भी है। ठीक है, बना तो लेंगे। हाँ। लेकिन जैसे ये फंक्शन तो जैसे हर चीज लिखते हैं ब्रैकेट में, फंक्शन का नाम भी ब्रैकेट में ही लिखते हाँ, जो इतना भी डायनेमिक कंटेंट होगा वो आप इसे JSX कर्ली ब्रैकेट्स के अंदर ही लिखोगे। चाहे वेरिएबल हो, कुछ भी हो, फंक्शन नेम हो, वो सब कुछ। ठीक है, हैं। ऑन क्लिक इक्वल करके यहाँ पे इवन एरो फंक्शन, पूरा फंक्शन इसके अंदर भी बना सकते हो आप। ठीक है, जरूरी नहीं कि यहाँ पे ही फंक्शन ना हो, तो ऐसे भी पार्ट देखेंगे, बट अभी हमने सिर्फ एक फंक्शन लिया है तो वही देख लेते हैं। जैसे शूट, शूट नाम का एक फंक्शन बना रहा हूँ जिसमें मैं एरो फंक्शन के सिंटैक्स का यूज कर रहा हूँ। और इसमें मैं क्या करना चाहता हूँ, सिर्फ एक अलर्ट पास करना चाहता हूँ। अलर्ट में मेरे पास क्या आ जाएगा, ग्रेट शॉट। बस ये कब काम करेगा, जब मैं क्लिक करूंगा इस पर। आउटपुट देखूंगा, आउटपुट अभी आएगा नहीं क्योंकि मेरे को ऐप डॉट जेएस में जाकर उसे कॉल करना पड़ेगा। तो फुटबॉल डॉट जेएस उसका नाम है और क्लोज कर दूंगा यहाँ पे। आउटपुट देखूंगा, टेक द शॉट आ गया। क्लिक किया तो ये आ जाएगा। ठीक है, यानी मेरा क्लिक इवेंट प्रॉपरली वर्क कर रहा है। क्लियर? तो बस ऐसे ही हम इवेंट्स को ऐड करते हैं। नेक्स्ट देखते हैं कुछ इवेंट से रिलेटेड, जैसे कि यहाँ पे मैं बना रहा हूँ की प्रेस डॉट जे एस। अब देखो यहाँ पे जो हम फाइल का नेम लिखते हैं वो कैसे लिखते हैं, पास्कल केस में लिखते हैं। यानी आपका फर्स्ट लेटर क्या होना चाहिए, कैपिटल होना चाहिए, फिर स्मॉल, फिर कुछ अलग से वर्ड आता है मीनिंगफुल वर्ड, तो उसका भी हम फर्स्ट लेटर कैपिटल ही लिखते हैं। जैसे कि प्रेस डॉट जे एस। ठीक है, ऐसा जरूरी नहीं है कि आप इसी रूल को फॉलो करो, लेकिन रिएक्ट का जो रूल होता है वो पास्कल केस को फॉलो करता है। ठीक है, अगर आप स्मॉल में भी लिख दोगे ना तो ऐसा नहीं है कोई एरर शो करेगा, बट वो है रूल के अकॉर्डिंग नहीं जाता वो। ठीक है, तो यहाँ पे देखो आर एफ सी दिया तो की प्रेस नाम से उसने अपना खुद का एक फंक्शन बना दिया। इसमें एक एम्प्टी फ्रैगमेंट टैग चाहिए। ठीक है, जो कि सारे टैग्स को रैप करके रखे। नेक्स्ट क्या करना है, देखो यहाँ पे की प्लस नाम का मैंने कंपोनेंट रेडी कर लिया। अब सबसे पहले मैं यहाँ पे एक इनपुट बनाऊंगा। ठीक है, इनपुट बना के ऐसे क्लोज किया। टाइप मैं उसमें टेक्स्ट ले लूंगा, TXT। ठीक है, टाइप टेक्स्ट लिया, फिर वैल्यू लूंगा। अब वैल्यू के अंदर क्या वैल्यू आएगी वो भी मैं आपको अभी बता रहा हूँ। फिर मैंने यहाँ पे एक ऑन चेंज इवेंट को ऐड किया, जिसके अंदर मैं एक फंक्शनैलिटी को ऐड करूंगा। ठीक है, जैसे कि मैंने अभी ऑन चेंज एक इवेंट है, मतलब आप इनपुट के अंदर कुछ भी चेंज करोगे तो डेटा अपडेट होगा। के अंदर के मतलब कि कुछ भी लिखोगे, ऐसा है। हाँ। हाँ, वैसे तो ऑन इनपुट भी यूज कर सकते हो, ऑन चेंज भी यूज कर सकते हो। तो यहाँ पे हम जावास्क्रिप्ट में ऑन चेंज ज़्यादा यूज करते हैं। फिर एक अलग से भी इवेंट ऐड कर रहा हूँ, ऑन की डाउन। ये भी कुछ ना कुछ फंक्शन परफॉर्म, मतलब इवेंट परफॉर्म करेगा। कब करेगा, जब मैं किसी भी बटन को प्रेस करूंगा। तो मैं देखूंगा इसको भी, यहाँ पे भी मैं कुछ ना कुछ ऐड करूंगा। अब फिर यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, मैं एक पैराग्राफ और बना रहा हूँ और यहाँ पे लिख सकता हूँ यू टाइप्ड। वो हाँ, एरर शो कर रहा है क्योंकि मैंने उसके अंदर कुछ भी नहीं डाला है अभी। अभी इसके अंदर मैं कुछ वैल्यू डालूंगा, इसके अंदर भी कुछ फंक्शन का नियम डालूंगा। ठीक है, अब यहाँ पे यू टाइप्ड आ रहा है, समझ लो अभी मेरा एचटीएमएल पार्ट कंप्लीट है। अब देखो इसमें करना क्या है, मुझे स्टेट को चेंज करना है। यानी स्टार्टिंग में मेरे पास एक इनिशियल वैल्यू होगी, फिर मैं इसके अंदर कुछ टाइप करके क्या कर पाऊंगा, उस वैल्यू को अपडेट कर पाऊंगा। तो जब भी स्टेट चेंज की बात आती है ना, तो हम क्या करते हैं, यूज स्टेट हुक का यूज करते हैं, जो कि स्टेट को चेंज करने में हेल्प करता है। बताऊंगा अभी पूरा, रेडी होने तो खुद समझ जाओगे। मैं यूज स्टेट हुक के बारे में बता रहा हूँ। अगर आपको स्टेट को चेंज करना है तो यूज स्टेट हुक को यूज करना पड़ता है। वैसे तो यूज स्टेट हुक बाद में आएगा ही, बट यहाँ पे मेरे को यूज करना पड़ेगा क्योंकि उसके बिना मैं आगे इसको कंप्लीट नहीं कर सकता।
तो जब भी हम यूज स्टेट हुक बनाते हैं तो कुछ इस तरीके से बनाते हैं, कॉन्स्ट लेंगे, ठीक है, फिर यहाँ पे स्क्वायर ब्रैकेट्स को इंक्लूड कर रहा हूँ, और यहाँ पे मैं क्या लिखूंगा, कुछ भी आप नेम स्टेट बना सकते हो, और उस स्टेट का नेम कुछ भी हो सकता है। जैसे कि मैं यहाँ पे इनपुट वैल्यू नाम से स्टेट को बना रहा हूँ, ठीक है। अब यहाँ पे इनपुट वैल्यू स्टेट बन गई, ये मेरी पहली स्टेट है। अब इस स्टेट में मैं एक इनिशियल वैल्यू स्टोर करूंगा, लेकिन इस स्टेट को अपडेट करने के लिए इसका मैं एक सेटर फंक्शन बनाऊंगा। वो कैसे बनता है, आपको सेट लिखना है, फिर सेम उसी स्टेट का नेम लिखना होता है ऐसे, सेट इनपुट वैल्यू, फिर इक्वल टू लगाना है, और फिर लिखोगे यूज स्टेट। एंटर हिट करोगे तो देखो अपने आप इंपोर्ट हो जाएगा, ये कहाँ से, रिएक्ट के केस में से, रिएक्ट लाइब्रेरी में से। फिर इस फंक्शन को कॉल करोगे। अब यहाँ पे क्या करोगे, इनपुट वैल्यू के अंदर कुछ वैल्यू असाइन कराओगे। अब जैसे कि यहाँ पे देखो, मैंने एक एम्प्टी स्ट्रिंग ली है, तो ये जो एम्प्टी स्ट्रिंग की वैल्यू जो स्टोर है ना, वो इनपुट वैल्यू के अंदर स्टोर है, ठीक है। अब यहाँ पे मैं एक काम करता हूँ, फिलहाल कुछ वैल्यू ले लेता हूँ। समझ लो विकास है, विकास कहाँ पे स्टोर है, इनपुट वैल्यू के अंदर स्टोर है। अगर मैं इसका आउटपुट देखना चाहता हूँ तो कैसे देख पाऊंगा, अब जैसे ये इनपुट वैल्यू के अंदर विकास स्टोर है ना, मैं यहाँ पे इनपुट वैल्यू को ही कर दूंगा, तो वैल्यू एट्रीब्यूट क्या करता है, जो इनपुट के अंदर ये डिफॉल्ट दिखा देगा कि ये लिखा हुआ है, ठीक है। फिलहाल के लिए इसको हटा देते हैं क्योंकि एरर दिखाएगा ये। अभी यहाँ पे ऐप डॉट जेएस में आता हूँ, मैं एक एचआर ले रहा हूँ, और इसे क्लोज करके अपने की प्रेस वाले कंपोनेंट को कॉल कर लूंगा, की प्रेस, ठीक है। और इसका आउटपुट चेक करते हैं। अभी देखो यहाँ पे सेट इनपुट वैल्यू से सेट बट नेवर यूज, एक वार्निंग मैसेज है, कोई बात नहीं। अब देखो यहाँ पे क्या आ गया, इनपुट वैल्यू से वो डिफॉल्ट वैल्यू आ गई। अगर मैं यहाँ पे क्या कर दूंगा, इसको एम्प्टी रख दूंगा, तो मेरे को क्या मिलेगी, एक एम्प्टी वैल्यू मिल जाएगी। तो इससे बस मेरे को क्या पता लगता है कि इनपुट वैल्यू क्या करता है, इनिशियल वैल्यू को स्टोर कराता है, जो कि आप यहाँ पे ही लिखोगे, ठीक है। ABCD कुछ भी लिखोगे, स्ट्रिंग वैल्यू, एरे कुछ भी असाइन करा सकते हो, लेकिन वो स्टेट वेरिएबल के अंदर स्टोर होती है, जो कि ये वाला है। फिर इस वेरिएबल को अपडेट करने के लिए हम क्या करते हैं, इसका सेटर फंक्शन बनाते हैं, सेट इनपुट वैल्यू, ठीक है। नेम आपके कुछ भी हो सकते हैं, लेकिन जो नेम दोगे उसके यहाँ पे बस सेट आपको इंक्लूड करना होता है। अब इसको यूज कैसे करेंगे वो देखो। सबसे पहले तो यहाँ पे जो भी इवेंट्स थे उनको मैं वापस ला रहा हूँ, रोल बाई, यहाँ पे एक एम्प्टी वैल्यू ले लूंगा मैं, ठीक है। तो फिलहाल ये ऐसा कुछ बन गया। ऑन चेंज पर मैं एक फंक्शन चलाना चाहता हूँ जिसका नाम है हैंडल चेंज, हैंडल चेंज, ठीक है। ऐसे ही मैं ऑन की डाउन पर भी एक फंक्शन चलाना चाहता हूँ जिसका नाम है हैंडल की डाउन, हैंडल की डाउन। अभी देखो यहाँ पे हैंडल की डाउन इज नॉट डिफाइंड, हैंडल की डाउन इज नॉट डिफाइंड आ रहा है। इस फंक्शन को भी मैंने बनाया नहीं, सिर्फ मैंने क्या किया, यहाँ पे कॉल करा लिया। अब इसको बनाएंगे भी, तो बनाने के लिए यहाँ पे वापस आते हैं। सबसे पहले मैं ले रहा हूँ हैंडल की डाउन वाला फंक्शन, कॉन्स्ट लेंगे, मैं लिखूंगा हैंडल की डाउन, ठीक है, इक्वल टू एरो फंक्शन को इंक्लूड कर रहा हूँ, ठीक है। और एरो फंक्शन में मैं इवेंट नाम को ले रहा हूँ, ठीक है, और फिर यहाँ पे ऐसे लिख रहा हूँ। अब यहाँ पे क्या लिखूंगा, इफ इवेंट डॉट की इक्वल टू अगर मेरी ई एंटर होती है, ठीक है, तो मैं उस केस में क्या काम कर दूंगा, यहाँ पर डॉक्यूमेंट डॉट राइट लिख दूंगा, एंटर, एंटर की वाज प्रेस्ड, ठीक है। जस्ट मैंने ये एक मैसेज यहाँ पे पास कर दिया, बट ये डॉक्यूमेंट डॉट राइट कटा हुआ क्यों आ रहा है। इफ इवेंट डॉट की इक्वल टू एंटर होता है, तो यहाँ पे डॉक्यूमेंट डॉट राइट में एंटर की वाज प्रेस्ड, ठीक आ रहा है। चलो कोई नहीं, फिलहाल के लिए इग्नोर करो उसको। यहाँ पे कह रहा है, अब देखो हैंडल की डाउन का पार्ट हट गया, अब मेरे पास सिर्फ हैंडल की चेंज का आ रहा है। देखो मैंने ऑन की डाउन के लिए इवेंट बना दिया है, ठीक है। यानी जैसे ही मैं एंटर की को प्रेस करूंगा, मेरे पास क्या आ जाएगा, मैसेज एंटर की वाज प्रेस्ड आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे हैंडल चेंज यानी ऑन चेंज, यानी मैं कुछ भी टाइप करूंगा, चेंजेस करूंगा, तो ये वाला फंक्शन रन करेगा। तो कॉन्स्ट, अभी देखो अगर मैं इसको यहाँ पे फिलहाल के लिए हटाता हूँ, ठीक है, सक्सेसफुली कंपाइल हो जाएगा। यहाँ पे सेट इनपुट वैल्यू को यूज नहीं है, कोई बात नहीं। अब जैसे कि यहाँ पे देखो मैं टाइप करने की कोशिश करता हूँ, तो मैं देखो कुछ भी टाइप नहीं कर पा रहा, ठीक है। ये प्रॉब्लम इसे, क्योंकि मैं स्टेट को चेंज नहीं कर पा रहा। स्टेट को चेंज करने के लिए आपको साइड इनपुट वैल्यू का यूज करना पड़ेगा, प्लस वो वैल्यू कहाँ से यूज होगी, किस इवेंट पर होगी, ऑन चेंज इवेंट पर होगी। तो यहाँ पे मैं कुछ इस तरीके से लिखूंगा, ये देखो, कॉन्स्ट लिखा, यहाँ पे मैंने हैंडल चेंज नाम का फंक्शन डिफाइन किया, और यहाँ पर मैंने क्या कर दिया, हैंडल चेंज में इवेंट को फिर से लूंगा, फिर एरो फंक्शन लगाकर मैं इसके अंदर लिख रहा हूँ। देखो अब यहाँ पे चेंजेस करने हैं, तो सेट इनपुट वैल्यू का मैं यूज करूंगा। उसमें मैं, अगर मेरे को इनपुट की वैल्यू चाहिए तो मैं क्या करूंगा, इवेंट डॉट टारगेट, इवेंट डॉट टारगेट डॉट वैल्यू को ले लूंगा। अब ये एरर क्यों शो कर रहा है, अच्छा, ठीक है। इवेंट डॉट टारगेट डॉट वैल्यू को मैं यहाँ पे ऐसे यूज कर लूंगा, यानी अब मेरा हैंडल चेंज भी बन गया। अब देखो जो मेरी वैल्यू है वो किसके अंदर स्टोर है, इनपुट वैल्यू के अंदर। अब मेरे को ये सारी इनपुट वैल्यू पैराग्राफ में भी दिखानी है, तो मैं क्या काम करूंगा, सेम इस चीज को कॉपी करके यहाँ पे भी यूज कर लूंगा। तो इस पैराग्राफ के अंदर जो मैं इस इनपुट के अंदर टाइप करूंगा, वो इस पैराग्राफ के अंदर भी टाइप होता रहेगा। आउटपुट अब देखोगे तो देखो पहली चीज तो मैं टाइप नहीं कर पा रहा, रिफ्रेश कर लेते हैं, देखो हो रहा है। मैं यानी यहाँ पे कुछ भी टाइप करूंगा तो इसमें आता, तो ऐसे ही हम क्या कर पाते हैं, अपने स्टेट को चेंज कर पाते हैं यूजिंग यूज स्टेट हो। जब तक आपने नहीं किया था सेट इनपुट वैल्यू को सेट,
तब तक वो नहीं हो रहा था। तो यहाँ पे मेरा ऑन चेंज इवेंट तो प्रॉपरली चल रहा है। अब अपना ऑन की डाउन वाला पार्ट भी देख लेते हैं। तो यहाँ पे मैं कुछ लिखता हूँ, विकास लिख दिया, तो ये मेरा ऑन चेंज चल रहा है, यानी की को मैं चेंजेस कर रहा हूँ तो वो फंक्शनैलिटी रन कर रही है। जैसे एंटर करूंगा तो एंटर की बस प्रेस्ड आ जाएगा। ठीक है, तो ऐसे हमारा ये रन करता है इनपुट वाला पार्ट। तो जस्ट इवेंट को समझ गए, यहाँ पे यूज स्टेट हुक को भी समझ गए होगे थोड़ा बहुत। तो यूज स्टेट हुक का मतलब यही होता है, अगर आपको अपनी इनिशियल वैल्यू को अपडेट करना है तो आपको क्या करना होता है, रिएक्ट में यूज स्टेट हुक का यूज करना होता है। ठीक है, हर एक चीज में जब भी आप कुछ भी लॉजिक क्रिएट करोगे तो यूज स्टेट हुक का यूज करना ही करना है आपको। चलो फिर अब यहाँ पे रिएक्ट लिस्ट को देखते हैं। लिस्ट का मतलब एरेज बनाएंगे, एरेज की जो भी वैल्यू होगी यूजिंग मैप हम एक एक करके प्रिंट करेंगे। तो यहाँ पे आते हैं, एक मैंने पार्ट लिया जिसका नाम है car.js। ठीक है, RAFC को मैं यहाँ पे इंक्लूड करूंगा, एक एम्प्टी फ्रैगमेंट टैग लूंगा, और यहाँ पे सबसे पहले मैं एक LI टैग ले रहा हूँ जिसमें मैं लिख दे रहा हूँ IM। ठीक है, अब यहाँ पे मैं प्रॉप्स का यूज करूंगा, तो यहाँ पे क्या लिख रहा हूँ मैं, प्रॉप्स डॉट ब्रांड। अब प्रॉप्स डॉट ब्रांड लिख दिया तो मेरे को प्रॉप्स को कहाँ पे भी डिफाइन करना पड़ेगा, इसके अंदर डिफाइन करना पड़ेगा। ये मेरा पहला कंपोनेंट है। फिर एक सेकंड कंपोनेंट और बनाऊंगा जिसका नाम है गैरेज.js। गैरेज.js, यहाँ पे फिर से RAFC को इंक्लूड कर रहा हूँ, यहाँ से मैं एक एम्प्टी फ्रैगमेंट टैग ले लूंगा। फिर यहाँ पे आता हूँ, मैं क्या करूंगा, अपने ऑब्जेक्ट को क्रिएट मतलब एरे को क्रिएट करता हूँ। कार्स नाम का मैंने एक एरे बनाया यहाँ पे कुछ इस तरीके से। फर्स्ट में मैंने ले लिया फॉर्ड, कॉमा, फिर सेकंड में मैंने ले लिया यहाँ पर BMW, फिर थर्ड में मैंने ले ली मर्सिडीज। ठीक है, ये सारे मैंने एग्जांपल्स यहाँ पे ले लिए। अब आते हैं यहाँ पे अपने HTML पार्ट में, जिसमें मैं एक हेडिंग क्रिएट कर रहा हूँ जिसमें लिख रहा हूँ हु लिव्स इन माई गैरेज। गैरेज, ठीक है, क्वेश्चन मार्क लगाया। अब यहाँ पे मुझे क्या काम करना है, अब इसके अंदर ये सारे लूप फॉर्म चलानी है। तो मैप कैसे यूज करते हैं, सबसे पहले तो एक यूएल टैग ले लो। ठीक है, यूएल टैग लिया क्योंकि मेरे को लिस्ट फॉर्म इंसर्ट करानी है इसके अंदर, जो कि इस कंपोनेंट के थ्रू मिलेगी। यहाँ पे मैंने सिर्फ LI का यूज किया है। यहाँ पे आ जाओ, अब मुझे यहाँ पे क्या करना है, मैप लगाना है। सबसे पहले तो मैप किस पे लगाओगे, इसके ऊपर कार्स लिया। ठीक है, कार्स डॉट मैप लगाओगे। जब भी हम मैप लगाते हैं तो उसके अंदर एरो फंक्शन जरूर बनता है, तो एरो फंक्शन मैंने ले लिया। तो हर एक कार को मैंने क्या दे दिया, देखो ये कार्स है, इसके अंदर मैंने आइटम दे दिया, मतलब नाम दे दिया कार, जो कि हर एक को असाइन हो जाएगा। फिर एरो फंक्शन लगाऊंगा और इसमें मैं क्या कर दूंगा, अपने कार वाले कंपोनेंट को कॉल कर दूंगा यहाँ पर। तो यहाँ पे लिस्ट मेरी फॉर्म आ जाएगी। अब यहाँ पे देखो, जैसे कि मैंने प्रॉप्स का यूज किया हुआ है, प्रॉप्स डॉट ब्रांड, तो मेरे को इसके अंदर भी प्रॉप्स का यूज करना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पे मैं ब्रांड लेता हूँ, ब्रांड के अंदर क्या असाइन कर दूंगा, कार को। ठीक है, कार जो कि हर एक आइटम पे आएगा। तो इस तरीके से मेरा मैप फंक्शन रन कर जाएगा। ऐप पे आते हैं, यहाँ पे HR लेता हूँ, पेस्ट, और यहाँ पर गैरेज को मैं कॉल कर दूंगा। ये मेरा गैरेज क्लोज किया, आउटपुट देखूंगा, मैं रिफ्रेश करो तो यहाँ पे देखो क्या आ गया, हु लिव्स इन माई गैरेज, आई एम अ फॉर्ड, आई एम BMW, आई एम मर्सिडीज, ये सारे आ जाते हैं। तो इसको थोड़ा जैसे भी मॉडिफाई करोगे वो उस तरीके से आउटपुट शो करने लग जाएगा। लेकिन एक चीज यहाँ पे अभी भी दिक्कत है। देखो क्या दिक्कत है मेरे पास, ठीक है, सारे लूप फॉर्म में तो चल गए, हम इसको प्रॉपरली यूज कर रहे हैं। लेकिन जैसे मैं कंसोल में देखता हूँ, ठीक है, तो यहाँ पे देखो एक एरर शो कराता है, ईच चाइल्ड इन अ लिस्ट शुड हैव अ यूनिक की प्रॉप। ठीक है, तो जब भी आप मैप फंक्शन का यूज करोगे या कुछ भी लूप चलाओगे, तो आपको एक की यूज करनी है जिसका नाम है, जिस मतलब की एज अ प्रॉप यूज करनी है की। ठीक है, जैसे आपने ब्रांड को यूज किया है, ऐसे ये की प्रॉप को यूज करोगे ताकि ये वाला एरर आपको दिखना बंद हो जो यहाँ पे दिखाई देता है कंसोल के अंदर। जब तक इस की प्रॉप का यूज नहीं करोगे तब तक ये एरर खत्म नहीं होगा। अब ये कैसे यूज करेंगे वो भी देखो। जैसे कि यहाँ पे सेम चीज यही रहेगी, car.js रहेगा, इसके अंदर मैं यही पार्ट यूज करूंगा। नेक्स्ट में देखो गैरेज में आते हैं। गैरेज में मुझे क्या काम करना पड़ेगा, इसको थोड़ा सा बदलना पड़ेगा, क्योंकि देखो इसके अंदर मैंने की कोई भी यूज है नहीं, तो ये ऐसे आउटपुट शो नहीं करेगा। तो यहाँ पे मैंने कॉन्स्ट लिया, कार्स लिया, कार्स के अंदर मैंने एक वही एरे ही बनाया, लेकिन हर एक एरे के अंदर मैं एक ऑब्जेक्ट बनाऊंगा। जैसे कि आईडी, आईडी मैंने ले ली यहाँ पे 1, कॉमा लगा के सेकंड की जनरल यानी आइटम लिख रहा हूँ ब्रांड। ठीक है, ब्रांड, फिर कॉलम लगा के यहाँ पे भाई मैंने फॉर्ड ले लिया। फिर यहाँ पे कॉमा से सेपरेट आउट कर दूंगा सारी चीज़ों को। अब इसी को मैं कॉपी करता हूँ, पेस्ट पेस्ट। ठीक है, सारी चीज़ें चेंज कर लेते हैं, 2, यहाँ पे 3, इसको भी चेंज कर लेते हैं, BMW, और इसको चेंज करूंगा मर्सिडीज से, मर्सिडीज। ठीक है, ये मैंने सारे वही आइटम्स लिख दिए जो मैंने इसके अंदर लिखे हुए थे। अब मैं क्या करूंगा, इसके ऊपर मैप चलाऊंगा, तो वही लिखना है कार्स डॉट मैप, फिर एरो फंक्शन बनाओगे, कार को लोगे। बस इस कार के आप देखो यहाँ पे जो मैंने प्रॉप यूज किया ना ब्रांड, तो मैंने उसके अंदर तो सिंपली कार को असाइन कर दिया। ठीक है, लेकिन अब यहाँ पे मेरी क्या होगी, कार्स के अंदर ब्रांड ऐसे यूज नहीं कर पाओगे। तो फिलहाल के लिए मैं क्या काम करता हूँ, इसको हटाता हूँ, कार वाले कंपोनेंट को मैंने कॉल कर दिया। फिर यहाँ पे मैं क्या करूंगा, की प्रॉप का यूज करूंगा ताकि वो एरर हटना शुरू हो जाए। और उसके केस में मैं क्या कर सकता हूँ, यहाँ पे कार, जो कार है उसकी आईडी। अब देखो जब भी की का यूज करोगे इसके अंदर पैरेंथेसिस भी, ये कर्ली ब्रैकेट्स भी आएंगे, अगर इस कर्ली ब्रैकेट के अंदर कुछ नहीं लिखोगे तो भी एरर शो करेगा। तो इसलिए मैं आईडी यूज कर लूंगा, की के अंदर हम हमेशा आईडी ही डालते हैं, यानी जो आपकी
एक भी लिस्ट क्रिएट होती है ना, जो आइटम होता है उसकी हमेशा आईडी होना कंपलसरी है, अदरवाइज वो एरर शो करेगा। जब भी आप एपीआई वगैरह का यूज करते हो, देखो वहां पे हमेशा हमारी आईडी होती ही होती है। विदाउट आईडी कोई भी एपीआई जनरेट नहीं होती है। तो हर एक आइटम की कोई ना कोई आईडी फिक्स रहती है। तो यहाँ पे मैंने आईडी ले ली। ठीक है, अब मेरे को क्या करना है, अपने ब्रांड का नेम यूज करना है। तो प्रॉप में मैंने ब्रांड यूज किया हुआ था, ब्रांड को ले लिया यहाँ पे। इसको फिलहाल हटा दो, ठीक है। ब्रांड ले लिया। अब ब्रांड के अंदर मेरे को क्या यूज करना है, यहाँ पे जो मेरा कार है, कार मेरे को यहाँ से मिलेगा। कार की फिर की को यूज करना है जो कि ब्रांड है, क्योंकि मैंने आईडी तो यूज कर ली है। तो कार डॉट ब्रांड से मेरे को क्या मिल जाएगा, इस फॉर्ड वगैरह की वैल्यू मिल जाएगी। अब आउटपुट चेक करोगे तो देखो वही सेम आउटपुट आ रहा है। एक बार रिफ्रेश कर लेते हैं। ठीक है, वही सेम आउटपुट आ रहा है। अब यहाँ पे एरर देखोगे तो ये एरर नहीं आ रहा, क्योंकि हमने की प्रॉप का यूज कर लिया। अब देखो की प्रॉप अगर मैं हटाता हूँ तो ये फिर से एरर देना शुरू होगा। यहाँ पे कोई एरर नहीं आएगा टर्मिनल में, एरर कहाँ आएगा, कंसोल में आएगा, देखो। ठीक है, तो इसलिए हम की प्रॉप का यूज करते हैं। बाकी नॉर्मल तो वैसे चला ही लेते हैं हम। तो इसलिए जब भी याद रखना, जब भी आप कोई एरे बनाओगे तो उसके साथ आईडी जरूर क्रिएट करना। ठीक है, नहीं तो वो कंसोल में एरर शो करेगा। जो बिना की वाला है तो वो सिंपल था सही बस है। एरे के अंदर बस यही ऑब्जेक्ट तो बनाओगे। उधर ऊपर सिंपल एरिया बना हुआ था, नीचे सिंपल ब्रांड लिखा हुआ था वो तो है। और ऊपर वो काम यहाँ पर उसके अंदर फिर नीचे। नहीं, वैसे सारी चीजें ऐसी यूज हो जाएंगी। तो बेसिक स्ट्रक्चर है ना, जो हम यहाँ पे मतलब मैप लगाएंगे वो एपीआई के ऊपर लगाएंगे। तो वहाँ पे तो हमें ऑटोमेटिक आईडी मिल ही जाएगी। वहाँ पे आपको लिस्ट थोड़ी ना बनानी है, एपीआई का यूज करना। बट हाँ, इनकेस अगर कभी बनानी पड़ जाए, क्योंकि जेसन तो बनाओगे ना, खुद का भी जेसन बनाओगे, तो वहाँ पे आपको प्रॉपर आना चाहिए कि आईडी कैसे बनाएंगे, वो सारी चीजें। क्योंकि जेसन फॉर्मेट भी यही होता है, जब भी आप जेसन को देखोगे वो हमेशा स्क्वायर ब्रैकेट से ही शुरू होता है, फिर उसके अंदर हमारे पास ऑब्जेक्ट क्रिएट होते हैं। मैं दिखाता भी हूँ आपको, डमी जेसन। अच्छा फिर जैसा हम बनाते हैं जैसा था बस उसका एक्सटेंशन डॉट जेसन हो, बाकी उसके अंदर लिखो। नहीं, खाली तो ब्रैकेट से ही उसको शुरू होता यूज है। करने के लिए मतलब ऐसा ये मैच लगता नहीं तो कोई आज का पार्ट दे देंगे ना। हाँ लेकिन इनका टेक्स्ट वाले में ऐसे हाँ, लिखेंगे। जैसे मैं जावास्क्रिप्ट में नहीं लिया था, डेमो करके फाइल बनाई थी ना, तो वही फाइल का नेम देना है बस। बस वही। जब फाइल का नेम दोगे तो याद रखना उसको इंपोर्ट भी करना है। जब तक आप इंपोर्ट नहीं करोगे ना तो फिर वो यूज नहीं हो जाएगी। और इंपोर्ट में क्या करोगे, जैसे यहाँ पे कार है, उस फाइल, जैसे उस फाइल का नेम है डेमो, तो उस फाइल का नेम जैसे यहाँ पे कार लिखा हुआ है ना, तो वही नेम लिखना है आपको। बाकी तो वो इंपोर्ट हो ही रहा है ना अपने आप, तो ऐसे कर सकते हो। ठीक है। बाकी वैसे ये सिंटैक्स तो बताइए, खाली ब्रैकेट्स यूज। आप देखो प्रोडक्ट्स के बाद यहाँ पे देखो एरे है। एरे के अंदर सारे ऑब्जेक्ट्स क्रिएट हो रखे हैं, आईडी वगैरह के साथ, फिर टाइटल, डिस्क्रिप्शन, ये सारी चीजें हैं। ये रहा मेरा फर्स्ट ऑब्जेक्ट, यहाँ से यहाँ तक आएगा, फिर सेकंड ऑब्जेक्ट, ऐसे क्रिएट होते हैं सारी चीजें। ठीक है, चलो क्लियर यहाँ तक सब। तो हमारा प्रॉप्स वाला पार्ट भी खत्म होता है। अब फॉर्म का टॉपिक शुरू होता है। तो फॉर्म का टॉपिक देख लो, पहले स्टार्टिंग में कुछ चीजें बता देता हूँ, बाकी पूरा प्रॉपर तो कल ही से ही करेंगे। अब फॉर्म कैसे क्रिएट होता है आप ही बताओ। मेरे को क्या करना है, फॉर्म बनाना है और फॉर्म को डिस्प्ले कराना है अपने यहाँ पे पेज पे। क्या हो गया, ये रिफ्रेश करो। ठीक है, यहाँ पे इस पे डिस्प्ले कराना है। तो कैसे कराऊंगा, सबसे पहले तो एक कंपोनेंट बनाना पड़ेगा जिसका नाम है फॉर्म डॉट जेएस। RAFC को लूंगा, ले लिया। ठीक है, यहाँ पे एक एम्प्टी फ्रैगमेंट टैग लेंगे, ले लिया। अब मेरे को यहाँ पे फॉर्म बनाना है, तो फॉर्म के लिए क्या पहले इंपॉर्टेंट होगा, फॉर्म टैग। ठीक है, क्लोज किया। एक्शन लेंगे, एक्शन में बैकएंड फाइल का नेम जाएगा, तो इसको फिलहाल मेरे को खाली रखना है। फिर यहाँ पे मैं क्या काम करूंगा, मैथड लूंगा। मैथड में पोस्ट। पोस्ट और गेट में क्या डिफरेंस है, पोस्ट और गेट में। में वो का यूआरएल भी आ जाता है। हाँ ठीक है, पोस्ट में नहीं आता। ठीक है, तो यहाँ पे मैं एक छोटा सा फॉर्म बना रहा हूँ जिसमें मैंने लेबल लिखा। लेबल में मैंने क्या डाल दिया, एच। अब देखो यहाँ पे, हाँ, हम जब भी लेबल का यूज करते थे तो यहाँ पे फॉर लिखते थे, फॉर एट्रीब्यूट। यहाँ पे हम फॉर नहीं लिखते, यहाँ पे हम क्या लिखते हैं, HTML फॉर। ठीक है, तो यहाँ पे ये भी एक थोड़ा सा डिफरेंस है, फॉर नहीं लिखेंगे, HTML फॉर लिखेंगे। मेथड वही है, वर्किंग सेम ही होगी। ठीक है, यहाँ पे मैंने लिखा एंटर योर नेम, कॉलर लगा दिया। फिर इसके नीचे वही सेम इनपुट बनाएंगे। इनपुट को हमें क्लोज करना कंपलसरी है। टाइप लेंगे टेक्स्ट। ठीक है, फिर इसके अंदर वही प्लेस होल्डर वगैरह जो भी आपको देना है, बस वो भी आप दे सकती हो। योर नेम कर देता हूँ मैं, योर नेम। ठीक है, अब यहाँ पर मेरे कनेक्ट करना है, तो यहाँ पे मैं नेम नाम को पास कर देता हूँ और यहाँ पे एक आईडी ले लेता हूँ। आईडी में भी मैं नेम ही पास करा देता हूँ। आउटपुट चेक करने के लिए ऐप डॉट जेएस में आता हूँ। पहले तो एक HR लेते हैं, यहाँ पे आके पेस्ट कर लेंगे और यहाँ पे अपने फॉर्म के कंपोनेंट को मैं कॉल करा लूंगा, FORM। ठीक है, आउटपुट चेक करूंगा तो यहाँ पे देखो मेरा फॉर्म डिस्प्ले हो जाएगा। बाकी वो लेवल वाला पार्ट चेक करने के लिए देखो क्लिक कर रहा हूँ तो भी वो हाईलाइट हो रहा है। तो बस ये ऐसे, ये था छोटा सा सिंटैक्स जिसमें हम फॉर्म को डिस्प्ले कराते हैं। तो इतना तो पता ही है आपको। अब नेक्स्ट टॉपिक जो हमारा आता है, ऊपर आते हैं, हैंडलिंग फॉर्म से आते हैं। अब हैंडलिंग फॉर्म का भी टॉपिक मैं आपको करा चुका हूँ। अब देखो हैंडलिंग फॉर्म है। हैंडलिंग फॉर्म में हम क्या करेंगे, अब देखो यहाँ पे तो अभी मैं कुछ भी लिखूँ तो अभी तो लिख पा रहा हूँ मैं। ठीक है, लेकिन इस डेटा का भी कोई यूज नहीं है। ठीक है, अब हैंडलिंग फॉर्म में क्या हो जाएगा, वही जैसे मैं अभी यहाँ पे स्टेट लगाऊंगा। ठीक है,
यानी अपनी एक स्टेट जनरेट करूंगा, इनिशियल वैल्यू दूंगा इसको ताकि मैं वैल्यू एट्रीब्यूट के अंदर यूज कर सकूं। लेकिन जैसे मैंने लगाया यूज स्टेट हुक को, तो वो वैल्यू स्टेट अपडेट नहीं होगी। तो अपडेट करने के लिए सेटर फंक्शन का यूज करना पड़ेगा, जिसको हम किस में डालेंगे, ऑन चेंज इवेंट के अंदर डालेंगे। तो इस पार्ट को भी देखते हैं। तो इसके लिए मैं क्या काम करूंगा, सबसे पहले तो एक हुक। बिना नहीं, जैसे रिएक्ट के अंदर कभी भी नहीं होगा अगर आप सिर्फ एक इनपुट बना के कर लेते हो, क्योंकि स्टेट को चेंज करने के लिए आपको हुक का यूज करना ही पड़ेगा। गेट का चेंज करने का मतलब वही ना कि वो वैल्यूज को, है। वैल्यूज को मतलब एक इनिशियल वैल्यू दो कि चाहे तो एम्प्टी, तो वैल्यू होती है ना। नहीं नहीं, गेट हम्म। चेंज करने का मतलब ये तरफ कुछ लिख पा रहे हैं। वो हाँ, तो नॉट वैसे ही लिख पा रहे हैं ना, तो उसकी वही कह रहे तो उसकी वैल्यू को फिर यूज कैसे करोगे, उसकी वैल्यू को यूज करने के लिए। हैं। हाँ, फिर जहाँ चेक करते हैं फिर तो नहीं होता नहीं है। उसमें नहीं होगा, यहाँ पे JSX का सिंटैक्स है तो उसी को फॉलो करना पड़ेगा, जिसके लिए आपको हुक्स को ही डिफाइन करना पड़ेगा। जैसे यहाँ पे अभी मैंने बताया ना, कहाँ पे गया, वो तो देखिए ये इनपुट वैल्यू ये मेरे को वो कहाँ तो से मिल रहा है। कभी है नहीं, यहाँ पे आठ है तो आप बता रहे हैं। नहीं, डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट यहाँ पे कुछ यूज नहीं होगा। तो नहीं होता। नहीं, यहाँ पे हुक्स का यूज है। ठीक है, और हुक्स को स्टेट की जो वैल्यू मिलती है वो आपको यहाँ पे यूज स्टेट हुक से ही मिलेगी। ठीक है, अब यहाँ पे आते हैं वापस। अब सबसे पहले तो हुक को डिफाइन करना है, तो यहाँ पे कॉन्स्ट लेंगे। कॉन्स्ट में मैंने वही ये ले लिया, नेम ले लिया। अब इसका सेटर फंक्शन बनाऊंगा सेट नेम नाम से। सेट नेम इक्वल टू लिया, यहाँ पे मैंने यूज स्टेट हुक का यूज किया। और यूज स्टेट हुक में इनिशियल वैल्यू ले ली, जो कि किसके अंदर स्टोर है, नेम के अंदर स्टोर है मेरी। ये वाले में ब्रेक कर रहे हाँ, यहाँ पे बोला है कैमल केस चलता है, जब भी आप मतलब स्टेट बनाओगे तो ये तो स्मॉल में लिखना है, तो यहाँ पे जो सेटर फंक्शन बनाओगे उसमें सेट आपको स्मॉल, फिर जो नेम आएगा उसको कैपिटल में लिखना है। ठीक है। हैं इसमें तो भी कर पा नहीं, आप तो चाहो पूरा उसमें लिख लो स्मॉल में, तो भी दिक्कत नहीं करेगा, लेकिन जो तरीका होता है रूल जो। नहीं मतलब नहीं, ये नेम नहीं वो नहीं। ये नेम अगर आपने इस ब्रैकेट के अंदर डिफाइन किया है ना, तो मतलब इसके लिए यही वाला पार्ट बना हुआ है। आप चाहो तो उसको दूसरा कुछ भी नेम दे दो, सेट भी मत लगाओ, वो वर्किंग वही करेगा जब तक ये इसके साथ इंक्लूडेड है। ठीक है। तो हाँ, मैं क्या कर रहा था, हाँ अब यहाँ पे जैसे मैंने नेम को यूज कर लिया, अब इस नेम को मेरे को यहाँ पे यूज करना है, तो मैं क्या करूंगा, वैल्यू एट्रीब्यूट से यूज करूंगा और इसके अंदर नेम को असाइन कर दूंगा। ठीक है, तो ये पार्ट भी क्लियर हो गया। अब देखो जैसे मैंने नेम को असाइन किया, यहाँ पे टाइप कर रहा हूँ तो कुछ टाइपिंग बंद। अब मैं टाइप कैसे कर पाऊंगा, सिर्फ ऑन चेंज इवेंट को ऐड करके। ऑन चेंज इवेंट को मैं ऐड करता हूँ यहाँ पर ऑन चेंज। अब वैसे तो यहाँ पे क्या करो, एक फंक्शन का नेम देके यहाँ पे बना लो, या तो डायरेक्टली पूरे फंक्शन को यहीं पे बना लो। कैसे, मैं एक एरो फंक्शन का यूज कर रहा हूँ जिसमें इवेंट को ऐड कर रहा हूँ। एरो फंक्शन लगाया, फिर एरो फंक्शन के अंदर मैं सेट नेम को इंक्लूड कर रहा हूँ जो कि वैल्यू को अपडेट करेगा। और इस सेट नेम में क्या करो, ई डॉट टारगेट डॉट वैल्यू, टारगेट डॉट वैल्यू, दैट सेट, काम खत्म। अब आप क्या कर सकते हो, अपने स्टेट को चेंज कर सकते हो। अब देखो यहाँ पे मैं टाइप कर पा रहा हूँ। तो बस ये है हैंडल फॉर्म का पार्ट। अब यहाँ पे हैंडलिंग फॉर्म हो गया, अब देखो मैं उसमें टाइपिंग कर पा रहा हूँ, सब कुछ कर पा रहा हूँ, मेरा स्टेट भी चेंज हो रहा है, लेकिन उसकी वैल्यू को कैसे यूज करूँ मैं। ठीक है, तो वैल्यू भी तो यूज करनी आनी चाहिए ना। तो यहाँ पे नेक्स्ट जो टॉपिक आता है, सबमिट वाला पार्ट आता है, सबमिटिंग फॉर्म्स। ठीक है, सबमिटिंग फॉर्म्स के लिए मेरे को ऑन सबमिट इवेंट को भी ऐड करना पड़ेगा। ठीक है, तो अब उसे कैसे ऐड करेंगे वो भी देखो। सब कुछ इसी के मतलब एचटीएमएल के अंदर सारे वो ये होता है। सब कुछ उसी के अंदर हो जाएगा। उसमें जैसे थर्ड इवेंट लिखना तो एक ही था कि मैं बोल रहा इवेंट वगैरह इसमें कुछ नहीं होगा, हाँ सब कुछ इसी के अंदर आप ऐड कर सकते हो। तो थोड़ा तो ईजी होता ही है, लेकिन तब उस पर आओगे ना कॉन्टेक्स्ट वगैरह पे, तब थोड़ा सा टफ, वैसे तो प्रैक्टिस पे तो डिपेंड करता ही है, लेकिन समझ जाओगे चीज़ों को। इसलिए तो लाइब्रेरी बनाई गई है। देखो अब वही, इतना से कोड लिखने के लिए जावास्क्रिप्ट में बहुत पापड़ बेलने पड़ते हैं, है ना। इवेंट्स को ऐड करो, ये सारी चीजें लगाओ, अलग से फंक्शन बनाओ, सारे गेट एलिमेंट्स से सारी सारी चीजों को सिलेक्ट करो, तब वो मिलती है हमें वैल्यू। लेकिन यहाँ पे हम डायरेक्टली सब कुछ कर पा रहे हैं। सबमिटिंग फॉर्म के लिए, अब देखो सबमिट फॉर्म के लिए मेरे को एक बटन चाहिए। ठीक है, तभी वो फॉर्म सबमिट होगा। बटन लिया, बटन में टाइप मेरा क्या होना चाहिए, सबमिट होना चाहिए। सबमिट। ठीक है, सबमिट कर दिया। अब यहाँ पे सबमिट मैंने लिख दिया। ठीक है, अब यहाँ पे सबमिट मैंने लगा, सबमिट में मैं यहाँ पे एक इवेंट को भी ऐड करूंगा जिसका नाम है ऑन सबमिट। ऑन सबमिट इवेंट ऐड किया, अब यहाँ पे एक फंक्शन चलाऊंगा हैंडल सबमिट नाम से। ठीक है, अब यहाँ पे हैंडल सबमिट मेरे को बनाना भी पड़ेगा है फॉर्म के ऊपर, कि पूरे फॉर्म के डेटा को सबमिट कराना है ना मुझे, तो जो भी ऑन सबमिट लगता है वो हमेशा फॉर्म टैग में ही लगता है, चाहे वो जावास्क्रिप्ट हो, जेक्वेरी हो, कहीं पे भी हो। बाकी इसके अंदर दूसरे इवेंट्स लगा सकते हो आप, जैसे ऑन इनपुट, ऑन चेंज, ठीक है, की डाउन वाली सारी चीजें इसमें लगा सकते हो, लेकिन जो सबमिट होता है वो हमेशा फॉर्म टैग के अंदर ही लगता है। बटन कौन सा है? बटन तो सबमिट करने का काम करेगा ना, अब इसके अंदर टाइप सबमिट भी नहीं लिखो तो भी बाय डिफॉल्ट सबमिट का ही काम करेगा, कुछ तो होना चाहिए ना। अब जैसे हैंडल सबमिट फंक्शन बना, मतलब मैं यहाँ पे मैंने डिफाइन कर दिया, अब उसको बनाना भी पड़ेगा। तो कॉन्स्ट लिया, हैंडल सबमिट। हैंडल सबमिट को मैंने यहाँ पे डिफाइन किया, एरो फंक्शन बना रहा हूँ। अब यहाँ पे क्या है कि इवेंट को टारगेट करना है, तो ई टैग, ई को लेंगे यहाँ पे कर्ली ब्रैकेट सेल पे, ई डॉट प्रिवेंट डिफॉल्ट पहले लगा दो। ठीक है, जब हमेशा आपको प्रिवेंट डिफॉल्ट इंक्लूड ही करना है ताकि वो रिफ्रेश होने पे सबमिट ना हो। अगर कोई वैलिडेशन लगा रखी होगी तो वो उसको पहले फॉलो करेगा, देन आपके फॉर्म को सबमिट करेगा। ठीक है, तो इसलिए ई डॉट प्रिवेंट डिफॉल्ट लगा दिया। इसमें मैं चाहता हूँ जैसे ही मेरा फॉर्म सबमिट हो तो एक अलर्ट शो हो जाए मेरे को।
और वो अलर्ट कैसे हो, बैकटेक्स्ट का यूज कर रहा हूँ, मैं लिख रहा हूँ द नेम यू एंटर्ड। फिलहाल यही डेटा है खाते हैं। हाँ, यही डेटा ही पास करना, जो इनपुट में आप टाइप करोगे फिर सबमिट करोगे तो इसके अंदर जो टाइप किया होगा वो यहाँ पे आपको विजिबल होगा। ठीक है, इस मैंने लिख दिया। कैसे यूज करना, देखो बैकटेक्स्ट का यूज किया है तो यहाँ पे वेरिएबल सब्स्टिट्यूशन का मैं यूज कर सकता हूँ। और ये मेरे को इनिशियल वैल्यू कहाँ से मिलेगी, इस यूज स्टेट हुक से मिलेगी, जो कि मेरे को इसके अंदर पास करना पड़ेगा नेम। बस यहाँ पे नेम आपका आ जाएगा। और यहाँ पे क्या कर दोगे, अब ये इतना पार्ट हो गया। आते हैं बाहर वापस, ये मेरा सबमिट बटन बन गया, मैंने इसमें लिखा विकास, सबमिट किया, सबमिट हो गया, द नेम यू एंटर्ड इज विकास। ओके का अब देखो, ओके करने के बाद यहाँ पे मेरी फील्ड एम्प्टी नहीं हो, तो मैं चाहता हूँ ये फील्ड भी मेरी एम्प्टी हो जाए। तो मैं यहाँ पे देखो सेट नेम से वैल्यू को टारगेट कर रहा हूँ, फिर सेट नेम लगाकर मैं क्या कर सकता हूँ, उसी फील्ड को फिर से अपडेट कर सकता हूँ। क्या कर दूंगा मैं उसमें, ई डॉट टारगेट, टारगेट डॉट वैल्यू जो है वो मेरी क्या हो जाए, एम्प्टी हो जाए। अब देखो पूरा रिफ्रेश करते हैं, इसमें नेम डाला, सबमिट किया, ओके किया तो हट जाएगा। ठीक है, तो ऐसे क्या कर सकते हो, अपने फॉर्म की हैंडलिंग को कर सकते हो, यहाँ पे आप पूरा प्रॉपर डेटा यूज कर पा रहे हो। हुक्स को आपको डिफाइन करना पड़ेगा अगर कुछ भी वैल्यू आप अपडेट कर रहे हो तो। क्लियर। तो ये था इतना पार्ट। अब जो नेक्स्ट पार्ट है वो हमारा मल्टीपल इनपुट फील्ड के लिए है। ठीक है, ये सबसे ज्यादा यूज होने वाला पार्ट है, यानी मैं एक बार कुछ यूज स्टेट बनाऊंगा। अभी तो मैंने देखो सिर्फ एक ही इनपुट के लिए किया है, अगर मेरे पास मल्टीपल फील्ड्स हो उनके डेटा को मैं कैसे यूज करूंगा, फिर उनके डेटा को मैं एम्प्टी कैसे करूंगा, तो वो भी पार्ट हम देखने वाले हैं। ठीक है, फिर नेक्स्ट जो पार्ट आएगा वो क्या है हमारे पास, टेक्स्ट एरिया के डेटा को कैसे यूज करेंगे। तो ये तो वही है जैसे मैंने अभी इनपुट का बताया था, हर एक फील्ड को देखेंगे, सिलेक्ट वाले पार्ट को देखेंगे, रेडियो बटन्स को देखेंगे, चेक बॉक्सेस को देखेंगे। बस इतना पार्ट रह जाएगा। इस पार्ट के बाद आपका क्या होगा, एक फॉर्म का, फॉर्म पार्ट टू। फॉर्म पार्ट टू में क्या है, पहले तो रिएक्ट फॉर्म, मतलब एक मैं फॉर्म बनाऊंगा जिसमें हमारे पास क्या होगी, नेम, ईमेल, फोन और सबमिट बटन, ये इनपुट्स होगी। जैसे ही मैं इस फॉर्म को फिल करके सबमिट करूंगा तो उसका डेटा मेरे को डिस्प्ले होगा फॉर्म के नीचे ही। ठीक है, मतलब कहीं दूसरे कंपोनेंट में आप डेटा को यूज कर रहे हो तो वो भी पार्ट देखेंगे। फिर एक स्विचिंग फॉर्म का पार्ट हम बनाएंगे, एक प्रोजेक्ट होगा, यानी मैं एक बटन बनाऊंगा लॉगिन और रजिस्टर का। जैसे मैं लॉगिन बटन पे क्लिक करता हूँ मेरे को लॉगिन फॉर्म दिखाई देगा, जैसे मैं रजिस्टर बटन पे क्लिक करूंगा तो लॉगिन की जगह रजिस्टर फॉर्म दिखाई देगा। तो ये स्विचिंग फॉर्म का प्रोजेक्ट भी हमें करने वाले हैं जिसमें हम बूट स्ट्रैप का यूज करेंगे। क्लियर। तो ऐसे ही चलेगा नेक्स्ट टॉपिक। तो कल और परसों 2 दिन में आपका फॉर्म ही फॉर्म चलेगा।